एक ऐसी लड़की है जिसको ना जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं वो चीज़ें समझ नहीं आती। अल्कोहल छोड़ सकते हो आप, बड़े से बड़ा नशा छोड़ सकते हो, अगर एक बार खिलाड़ी बन गए फिर आपके अंदर से खेल नहीं निकले। और यहाँ से मेरे पापा ने कैंची मारी और मेरी मम्मी सामने खड़ी हुई। अभी जो अपनी मूवी आई थी दंगल मूवी, उसमें बाल वगैरह कटे थे, वो लोग बहुत हाई लेवल पे थे तो उनकी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हुई, बट वो बिल्कुल रियलिस्टिक होता है। जब हमारी कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर नहीं था उस टाइम पे एक लोअर मिडिल क्लास आदमी ने अपने घर में कंप्यूटर दे दिया था हम सबको। नवंबर 2014 में मेरी ज्वाइनिंग हुई और उसके 3 महीने के अंदर जनवरी 2015 में मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए। मेरी बहन कह रही थी ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में किसी और को कुछ हो। मैंने कहा नहीं मोनिका, पापा का ही। मेरे को सबसे ज्यादा दुख पता है किस दिन आया था मेरा, जिस दिन मेरा नाम न्यूज़पेपर्स में था, उसे पढ़ने वाला नहीं था। मेरे पापा का नाम शेषमणि यादव था। 90s में तीसरी वो भी बेटी कोई नहीं चाहता था, और 94 में अल्ट्रासाउंड में बताया जाता था लड़का है या लड़की है, एंड माई मदर वॉन्ट्स टू अबॉर्ट मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेटी और अम्मा के एक और जबरदस्त एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीरा मेहरा, और आज की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल्पना कीजिए 7 महीने की प्रेगनेंसी और 145 किलो का बार और हजारों लोगों की नजरें, और एक महिला जो सामने खड़े हुए कहती है मैं हार नहीं मानूंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल, नेशनल लेवल पावर लिफ्टर और हाल ही में हुए ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सोनिका यादव। और ये कोई आम बात नहीं है, ये कहानी है एक माँ के हौसले की और एक बेटी की जिद की। तो चलिए हम सोनिका जी से जानते हैं उनकी जर्नी कैसी थी। और अगर आपको इस तरीके के पॉडकास्ट देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर साझा करें। तो सोनिका जी, आपका बेटी और अम्मा के शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप बता दीजिए, क्योंकि आप अभी भी प्रेगनेंसी का आपका 9 मंथ चल रहा है और इस टाइम पे आप हमारे स्टूडियो पे है, तो पहले आप यही बता दीजिए आप कैसी हैं और यहाँ तक मतलब आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, नहीं मुझे आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, स्टूडियो भी अपना दिल्ली में ही है, तो मुझे आने में कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। तो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने अपने दर्शकों को दे दी है कि आप दिल्ली पुलिस से हैं, पावर लिफ्टर हैं। आप अगर आपको खुद को डिफाइन करना हो तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सोनिका यादव कौन है, बचपन से लेके अब तक कैसे आपकी ये सोनिका यादव वाली जर्नी कैसी थी आपकी? मैम, सोनिका यादव बस एक ऐसी लड़की है जिसको ना जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं कि ये काम ऐसे ही होगा, ये काम ऐसे नहीं होगा, वो चीज़ें समझ नहीं आती। जो एक अजीब अजीब से बाउंड्स बना दिए जाते हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स, बचपन से मैम वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों। और उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते ही मेरी पर्सनैलिटी बन गई। लाइक अगर कभी कोई काम था बचपन में और भाई को अलाउड था, मुझे अलाउड नहीं था, तो मैं क्यों नहीं। फिर वहाँ वो एक अलग, जिसे हम दिल्ली की लैंग्वेज में बोलते हैं, चुल थी कि मैं भी करूँगी। उसके बाद स्पोर्ट्स में गई, स्पोर्ट्स में भी अगर थोड़ा सा ये लगता है कि अरे ये काम तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ करेंगी या स्ट्रॉन्ग लड़कों का काम है, तो वहाँ मुझे रहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती। अब तो हमारे पास फ़ोन है, डिजिटल मीडिया है, सब कुछ है। अब इससे पहले अगर हम जाते हैं 2007-8 में, तो बिजली का बिल भरना का मतलब था एनडीपीएल ऑफिस जाके लाइन लगाना। तो उस काम के लिए मेरे पापा हमेशा मेरे भाई को भेजते थे, बहुत छोटी सी बात है। तो वहाँ भी मेरे मन में सवाल था कि यही क्यों जाएगा, क्योंकि मेरा भाई अक्सर क्या करता था, वहाँ से आते वक्त कुछ खाते पीते आ जाता था, क्योंकि बिजली के बिल का एक अमाउंट होता था, उस पर 10-20 रुपया कुछ ऊपर होता था। तो फिर वो आके हमें बताता था कि आज तो बिजली के बिल भरने में मैंने ये खा लिया। तो मेरे दिमाग में यही क्यों फ़ायदा उठाएगा, मैं भी जाऊंगी बिजली का बिल भरने। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें कि यही लड़के ही क्यों। फिर वो चीज़ें रही। उसके बाद स्पोर्ट्स में आ गई तो थोड़ी और मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग बनती गई। शादी हुई, शादी के बाद जो नॉर्म्स बहुत छोटे छोटे मुझे बॉदर करते थे, अब वो बहुत बड़े हो गए थे। और शादी से पहले पापा ने बहुत इक्वल करके रखा था मुझे और मेरे भाइयों को, मेरी बहन को।
बट शादी के बाद ये इक्वालिटी जैसा कुछ नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों ने मेरे अंदर की उस चुल को और बढ़ाते चले गए, और फिर मेरी ये पर्सनैलिटी बन गई कि जिस चीज़ की मना है, अगर वो साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, तो मैं मानूंगी। बट अगर साइंटिफिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ करते आ रहे हैं तो करेंगे, तो मैं नहीं करूँगी। और आज मैं आपके सामने सिर्फ इसी वजह से बैठी हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जो सालों से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। तो आप जैसे अपने बचपन की कहानी बता रही, तो आप हमें स्टार्टिंग से बताइए। जैसे आप दिल्ली पुलिस में ना, तो बहुत लोगों का ख्वाब रहता है कि हमें भी जो है पुलिस में जाना है। बहुत अपने आप में गर्व की बात है कि लड़की अगर पुलिस में ना, तो देखते ही अंदर से एक रिस्पेक्ट आती है कि यार हमें भी जाना है। लाइक मेरा भी बहुत पहले एक सपना था कि मैंने भी ट्राई करा कि यार दिल्ली पुलिस है। एक बार भर्ती के लिए मैं गई थी, हाँ वो अलग बात है कि वहां तक पहुंची नहीं क्योंकि मेरी रेस इतनी तेज नहीं थी, बट लोगों का रहता है। तो आप हमें बताइए कि अगर किसी को जाना है दिल्ली पुलिस में तो कैसे जाएगा वो, स्टार्टिंग से लेके अब तक। स्कूलिंग कहाँ से करी आपने, और उसके बाद क्या करा, उसके बाद स्पोर्ट्स में कैसे, एंड देन दिल्ली पुलिस में कैसे? मैम, हम आईजी स्टेडियम के सामने हमारा घर हुआ करता था। तो वही है, तब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। आईजी स्टेडियम के सामने हमारा घर था। तो आईजी स्टेडियम में स्पोर्ट्स थे सारे। मैं अब आपसे बात कर रही हूँ 2000 के आसपास की, 2001, 2, 3 के आसपास की। तो वहाँ पर अच्छे सारे स्पोर्ट्स थे। तो वहाँ पर हम अपने चाचा जी के साथ घूमने जाया करते थे, जस्ट फॉर वॉक टाइप समथिंग। तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स था जिम्नास्टिक्स। वो बहुत फैसिनेटिंग लगा। उसमें सब उल्टा पुल्टा घूम रहे थे, हवाओं में कूद रहे थे, जिसे हम अपनी भाषा में उस टाइम कलामंडियाँ कहते थे कि ये तो यार बड़ा मज़ेदार है। फिर हमने अपने मम्मी पापा को बोला, मैंने और मेरी बहन ने, और हमने जिम्नास्टिक्स ज्वाइन कर लिया। तो 3rd, 4th, 5th, 6th क्लास तक मैंने जिम्नास्टिक्स किया, और नॉर्मल अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जिम्नास्टिक्स किया। और उसके बाद हमारा घर वहाँ से शिफ्ट हो गया। तो आईजी स्टेडियम तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि 2 हम छोटी बच्चियाँ थी और पापा जॉब करते थे। भाई भी इतना बड़ा नहीं था कि वो हमें लाना ले जाना कर सके। तो अब हमारा जिम्नास्टिक्स तो छूट गया था। बट एक बार स्पोर्ट्स की एक बहुत अनोखी बात है, आप एक बार स्पोर्ट्स को अपने अंदर ले आओ, फिर वो आपके अंदर से नहीं जाएगा। आई थिंक आप अल्कोहल छोड़ सकते हो, आप बड़े से बड़ा नशा छोड़ सकते हो। आप अगर एक बार खिलाड़ी बन गए, फिर आपके अंदर से खेल नहीं निकलेगा। आप हर नशा निकाल सकते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, खेल को अपने अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है। फिर जब हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर गए, वहाँ पे जिम्नास्टिक्स नहीं था, तो वहाँ स्कूल में कबड्डी मिली। तो जो जिम्नास्टिक्स की तेज़ी थी, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में बॉडी फास्ट हो जाती है, कबड्डी में भी बहुत फास्ट बॉडी काम आती है। तो हमने अपनी जिम्नास्टिक्स की स्किल को अपनी पावर के साथ मिला के कबड्डी खेलना शुरू कर दिया, दोनों ही बहनों ने। फिर 6th to 12th क्लास हमने कबड्डी में नेशनल्स, स्टेट, जोनल्स खेले। हमने जिम्नास्टिक्स में भी नेशनल्स तक गए, कबड्डी में भी नेशनल्स तक गए। और कबड्डी ही क्यों चुना, स्कूल में कबड्डी ही था। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं गो विद द फ्लो, जो लाइफ ने दिया उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन पूरी शिद्दत से किया, उसमें अपना 100% लगा दिया। 12th पास करने के बाद फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ लक्ष्मीबाई कॉलेज DU, और वहाँ भी कबड्डी मिली। अपना कबड्डी कंटिन्यू कर रहे, कंटिन्यू करते हुए वहाँ पर क्या हुआ, 2014 में निर्भया कांड 12-13 का था। तो 2014 में अपना दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली थी। उस टाइम पे दिल्ली पुलिस के जो CP साहब थे, उन्होंने एक पब्लिक अनाउंसमेंट की थी कि अब एक बड़ा रिक्रूटमेंट निकलेगा महिलाओं के लिए। तो उस पर सबकी निगाह थी। और उसके बाद हमारे कॉलेज में जितने सीनियर्स थे, जिसे कह सकते हैं हम 3rd ईयर और 2nd ईयर की लड़कियां, वो फॉर्म भर रही थी स्पोर्ट्स वाली कि हम ये देखेंगे। और हम वहीं पे क्या था कि ग्राउंड था, ग्राउंड के बाद वहीं पे ना एक रेस्टिंग एरिया था। तो सब रेस्टिंग एरिया में रेस्ट करते रहते थे। तो वहाँ पे सारी दीदियाँ बात कर रही थी कि अरे मैंने फॉर्म भर दिया दिल्ली पुलिस का। हम वहाँ लेटे हुए थे आराम से, तो मैं उनकी बातें सुन रही थी। तो उनमें से किसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म भर रहे जा रहे हैं और पैसे नहीं लगते लड़कियों के, लड़कों के 100 रुपये लगते हैं, लड़कियों के वो भी नहीं लगते। तो मैं लेटे लेटे सुन रही, मैंने कहा अच्छा कुछ फ्री में भी हो रहा है। वही अपने मिडिल क्लास सोच, जो भी फ्री में हो रहा है उसमें हम क्यों नहीं जाएंगे। तो हम स्पोर्ट्स में हमेशा से थे। मैं घर गई, मैंने अपनी बहन को बताया कि बस 50 रुपये लगेंगे साइबर कैफ़े में, और चल फॉर्म भर लेते हैं।
सरकारी नौकरी मिल रही है। तो उस टाइम तक सरकारी नौकरी का प्रोसेस क्या होता है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मेरा फोकस उस टाइम मेरा गेम और मेरी ग्रेजुएशन थी। मेरा ये नहीं था कि मुझे नौकरी लग जाना है, अब मुझे कुछ कर लेना है, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैंने वो फॉर्म भरा अपनी सीनियर्स के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कि ये करना वो कर देना तो हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं और मेरी बहन साइबर कैफ़े गए, हमारे 50 रुपये लगे थे, वो भी साइबर कैफ़े फ़ीस जो वो लोग लेते थे। दोनों बहनों ने अपना फॉर्म भर दिया, क्योंकि आई थिंक आज भी है, लड़कियों की फ़ीस नहीं लगती है, लड़कों की फ़ीस लगती है। उसके बाद हम स्पोर्ट्स में थे, इसलिए हमारा फिज़िकल का एडमिट कार्ड आया कि आपका फिज़िकल इतनी तारीख को है। तो मुझे रनिंग में ना दिक्कत होती है, मुझे सांस, मतलब मैं ज़्यादा स्पीड की चीज़ें, मुझे सांस में दिक्कत हो जाती है। तो 2013 की, हाँ 2013 की दिवाली के अगले दिन मेरी बहन का फिज़िकल था। मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है, उसका नाम मोनिका है, और उसका फिज़िकल निकल गया। अब मुझे टेंशन हो गई कि यार इसका फिज़िकल निकल गया, क्योंकि बहनों में प्यार जितना होता है उसी हिसाब से कंपटीशन होता है। अब मुझे रातों को नींद आनी बंद हो गई कि इसका फिज़िकल कैसे निकल सकता है और इसका निकला तो मेरा तो निकलेगा। उसका 6 तारीख को था, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 3 या 4 तारीख की दिवाली थी, 6 तारीख का उसका फिज़िकल था, 8 नवंबर को मेरा फिज़िकल था। गए अपने चुपचाप से, और उस टाइम मैं दिल्ली पुलिस की फिज़िकल में नहीं दौड़ रही थी, मैं मोनिका से तेज दौड़ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं और मेरी बहन बहुत क्लोज रहे, हमारी स्कूलिंग साथ रही, सब कुछ साथ रहा, बट वही फिर शायद वहीं से हमारा कंपटीशन आ गया। वो भी कबड्डी प्लेयर, मैं भी कबड्डी प्लेयर, वो भी जिम्नास्टिक प्लेयर्स, मैं भी जिम्नास्टिक प्लेयर। तो कई जगह हमारे पास ऐसा भी आया कि दोनों में से एक का सिलेक्शन होगा फॉर नेशनल्स। तो वो हमारे बीच कंपटीशन बचपन से ही चल रहा था, क्योंकि जब बात नेशनल्स की आती थी ना, तो लोग कहते थे अरे एक घर के 2 बच्चे क्या जाएंगे, इन दोनों में से एक को उठा लो। तो अक्सर मोनिका को उठा लेते थे क्योंकि वो बड़ी थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो होगा। तो उस टाइम में सिर्फ मोनिका से तेज दौड़ रही थी और मोनिका घर में सो रही थी, क्योंकि उसका हो चुका था। तो मेरा फिज़िकल क्लियर हो गया। फिज़िकल क्लियर होने के बाद अब हमें ये लगा कि शायद हमने कुछ अचीव कर लिया है बेहतर। क्यों? क्योंकि जिन हमारे सीनियर्स के देख के हमने फॉर्म भरा था, उनमें से किसी का फिज़िकल क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली बहुत टफ होता है यार, मतलब एक तो आपको इतने सारे लोगों के बीच में भागना होता है। एक बार में 80-80 लड़कियां, 40-40 लड़कियां दौड़ती हैं, और उनके बीच में लगभग जैसे आपने कभी देखा होगा रेगिस्तान में जो ऊंटों की रेस होती है, उसके पीछे जो धूल का गुब्बार होता है, ऐसा गुब्बार उड़ता है। और सच पूछो वहाँ पे रेस करना मुश्किल नहीं होता है, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है वो उठती हुई धूल को सांसों में लेने के बाद जो आपका गला ब्लॉक हो गया है, उसके साथ सांस ले पाना, ये बहुत मुश्किल होता है। और मेरी बहन का शायद ये इसलिए निकल पाया फिज़िकल इतनी आसानी से, हम 3rd क्लास से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम 3rd क्लास से डाइट ले रहे हैं। नॉर्मल दाल रोटी चावल हम खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो बाकी हम ये कह सकते हैं जंक फूड, क्योंकि मेरे फादर इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हमारे घर में कभी भी कोल्ड ड्रिंक या, मतलब मेरे पापा 2015 की जनवरी में एक्सपायर हुए। उस टाइम पे मेरी उम्र थी 21 साल, और मुझे आज तक याद नहीं कि कभी मेरे पापा के साथ हम किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी ढाबे या किसी भी ठेले पे हमने एक रोटी खाई हो। ऐसे बचपन में तो मन करता है ना, हमारा कर रहा है। पापा घर पे नहीं है, तो जिसे हम कह सकते हैं छुपके या चोरी से मम्मी के साथ अपनी ट्यूनिंग बिठा के हम घर में कभी चोरी से खा सकते हैं, बट पापा की तरफ से अलाउड नहीं था। और आज जब मैं आपके सामने बैठी और मैंने लाइफ में इतना कुछ फिजिकल एबिलिटी के दम पे पाया है, तो मैं अंदर ही अंदर बहुत थैंकफुल हूँ अपने पापा की। क्योंकि आप मानो या ना मानो, आपका जो शरीर है वो है जो आपने खाया है, और हमने वही खाया जो पापा ने खिलाया। सुबह 4 बजे उठ के बादाम का दूध, मतलब बहुत मेहनत की हमारे पापा ने हमारे पीछे। वो नाइट ड्यूटी करते थे, और उनकी ड्यूटी का टाइमिंग ऐसा होता था 8 to 8। जिस टाइम पे हम जिम्नास्टिक्स और कबड्डी वगैरह कर रहे थे, मेरे पापा बीच में अपना ऑफिस छोड़ के रात को 3 बजे घर आते थे। 3:30 बजे मेरी मम्मी को जगाते थे,
4 बजे हमें जगाते थे। हमें जगाने के बाद हमें लेके वो रनिंग पे जाते थे। रनिंग पे ले जाने के बाद वापस आते थे, इतने मम्मी हमारी जो एक हेल्दी मील होती है, बादाम का दूध, अंडे, जो भी कुछ होता है, वो मील्स तैयार रखती थी। साथ में स्कूल की ड्रेस बेड पे लगा के रखती थी कि जैसे ही आएंगे फटाफट से नहाएंगे धोएंगे बच्चे, ये खाएंगे पीएंगे। और फिर पापा हमें स्कूल ड्रॉप करते थे, फिर वो अपने ऑफिस जाके अपना लॉग आउट करते थे, पंचिंग करते थे, जो भी था, फिर पापा घर आते थे। अलाउ था ऐसे कभी? होता नहीं है ऑफिस में तो बोल देते देखो हैं मैम, टाइम का। मेरे पापा एमसीडी में थे, तो इट्स नॉट अ डेस्क जॉब, इट्स अ फील्ड जॉब। एमसीडी, पुलिस, ये सब फील्ड जॉब होती है, उनमें कोई डेस्क नहीं होता जिस पे आप बंधे हुए हो। और जब नहीं आ पाते थे उस दिन नहीं भी आ पाते थे, बट इस तरीके का रूटीन उन्होंने, शायद वो जॉब पे रिस्क भी अपने बच्चों के लिए ले रहे थे, क्योंकि वो जो रिस्क ले रहे थे, जहाँ शायद अगर वो पकड़े जाते या कोई दिक्कत होती, या शायद वो कभी पकड़े भी गए हो सकता है हमारी वजह से उन्हें, उनके किसी ऑफिसर ने पकड़ के डांटा भी हो, उन्होंने वो डांट खाई भी हो, हमें वो पता भी ना हो। क्योंकि आज जब हम ऑफिसर्स के अंडर हैं, आज जब हम डांट खाते हैं, तो शायद वो मेरे बच्चों को नहीं पता, उसी तरीके से हमें पता ना हो। तो इस तरीके से वो जर्नी कंटिन्यू रही। और अगर लड़कियों के लिए, जैसा आपने पूछा, किसी लड़की को आप क्या कहना चाहोगे, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ प्रैक्टिस कर देने से आपका फिजिकल क्रैक नहीं होगा, आपको अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और लड़कियों की सबसे गंदी आदत जो मैंने अब नोटिस की है, उन्हें सुंदर होना नहीं है, उन्हें सुंदर दिखना है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सुंदर होना और सुंदर दिखना। आपकी स्किन ग्लोइंग है और आपकी स्किन ग्लोइंग दिख रही है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट लगा के 5 मिनट के लिए ग्लोइंग स्किन दिखा सकते हो, बट व्हेन यू हैव योर ओन ग्लोइंग स्किन, उसके लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा। लड़कियों को मजबूत बनना नहीं है, लड़कियों को सिर्फ पतला बनना है, सिर्फ सुंदर। और ये आप ये चीज़ देखो कि टीनेजर लड़कियां, क्योंकि मैं अभी जो मेरा फ़िलहाल जहाँ मेरी पोस्टिंग है, मैं स्कूल्स में जाती हूँ लेक्चर्स वगैरह के लिए, वहाँ मैं टीनेजर लड़कियों को देखती हूँ। वहाँ मुझे स्कूल में उनकी टीचर्स भी शिकायत करती हैं, लंच नहीं करती हैं, डिनर स्किप कर रही हैं, 4-4 दिन 5-5 दिन। क्यों? ड्रेस में फिट आना है। फिटिंग की ड्रेस नहीं खरीदनी है, ड्रेस ले लिया, अब उसके हिसाब से बॉडी को फिट करना है। मुझे ये माइंडसेट समझ नहीं आता, बिल्कुल भी लड़कियों का मुझे ये माइंडसेट समझ नहीं आता। और अगर लड़कियों को फिजिकल निकालना है, दिल्ली पुलिस का, आर्मी का, नेवी का, किसी भी चीज़ का, उन्हें लगता है कि हमें भी फिजिकल वर्ल्ड में अपनी जगह बनानी है, फिट वर्ल्ड में अपनी जगह बनानी है, तो सबसे पहले अपनी डाइट और माइंडसेट चेंज करना होगा। आप कुछ मत करो, आप जिम मत जाओ, आप कोई रेस मत लगाओ, आप कोई रनिंग मत करो, आप सिर्फ डाइट और माइंडसेट को चेंज करो, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बदल जाएगी। रूटीन वर्क से स्ट्रेंथ बदल जाती है लड़कियों की। तो मेरा यही मानना है कि लड़कियों को सबसे पहले अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ पे काम करना चाहिए, तो बहुत आराम से फिजिकल निकाल लेंगे। क्योंकि जो फिजिकल क्राइटेरिया बनाए गए हैं दिल्ली पुलिस के, कि आपको इतनी जंप लगानी है, इतनी लॉन्ग जंप करनी है, इतने मिनट में इतनी रेस करनी है, तो वो उतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और लड़कियों नहीं, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। बोलने में आसान लग रहा है, मुझे तो याद है 8 मिनट में 8 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। बहुत बड़ी बात है, 8 में 1600 मीटर है। यही तो बात है। अब देखो, अभी आपने कहा ना कि बहुत बड़ी बात है, 1600 मीटर है। 1600 मीटर वो इसलिए क्योंकि 1600 मीटर नहीं कर रहे रोज। मैं घर से निकली और मुझे मेरी फ्रेंड के घर तक जाना है, जो फ्रेंड का घर 600 मीटर दूर है, मैंने फटाक से रिक्शे वाले भैया को बुला लिया। और अब से थोड़े टाइम पहले जाओ तो कौन मम्मी पापा दे रहे थे रिक्शे का पैसा? आई थिंक दूध की डेयरियाँ, और अब हर गली में, हर जगह, एक तो ब्लिंकिट ने सब खत्म कर दिया है, हर जगह पर इतनी दुकानें, पहले ऐसी नहीं थी। दौड़ते हुए पड़ करते हुए जाते थे और मम्मी के लिए सामान लेके आते थे, फिर मम्मी वो सामान वापस करने भी भेजती थी। हाँ, कई बार गलत ले आए, वापस करके आओ। और उसमें से वो आना वो जाना क्या था? फिजिकल वर्क था, जो अब जीरो है। बट इस पे भी ये वाली चीज़ नहीं है, मतलब
जैसे अभी आपने बोला ना कि लॉन्ग जंप हाई जंप, मुझे याद है मेरे ख्याल से मेरी 3 पॉइंट समथिंग की आई थिंक इतनी लॉन्ग जंप थी मेरी, पर उसमें जो मांगी गई थी वो 7 के आसपास, 7 फीट थी मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा था, 7 या 5 ऐसे ही कुछ था। 5-5.5 फीट है, 7 फीट नहीं है। बहुत ज्यादा था, मतलब मेरे को ऐसा लगा अच्छा ये तो देखो, नहीं हो पाएगा। आप खुद देखो, अगर आप और मैं इस वक्त अगर हम खड़े होते हैं तो वी आर अराउंड 5 फीट्स, ठीक है। 5 फीट्स को आप लिटा दो, कितना बनता है? 2 कदम, बड़े वाले 2 कदम। अगर आप एक 5 फुट, क्योंकि उसके अंदर 5 फुट 2.5 इंच के ऊपर ही जाते हैं, दिल्ली पुलिस की हाइट क्राइटेरिया 3 इंच है, 5 फुट 3 इंच। अगर 5 फुट 3 इंच की लड़की 2 कदम में 5 फुट 3 इंच कवर नहीं कर रही है तो उसके कहीं ना कहीं मसल्स में उतनी पावर नहीं बनाई है उसने। आप को याद होगा या पता नहीं क्या, बचपन में एक गेम होता था स्टापू, शायद आपने ना खेला और ना वो सुना होगा आपने। पहले दुग्गो होता था, 1 2 3, फिर आगे जाके 2 पैर करके खेलते थे, फिर आगे 1 पैर, फिर 2, फिर मुंह घुमा लेते थे। वो क्या था? मसल स्ट्रेंथ थी, 1 पैर पे कूदते जाते थे, और अगर जल्दी और कम पैरों में वहां तक पहुंचना था तो लंबे लंबे टाप लेने होते थे 1 पैर से। उसी सारी चीजों को अगर आप ठीक से देखो तो 2 कदम में 5 फीट आता है, 2.5 फीट का 1 कदम आप चल सकते हो। 2.5 फीट का एक, अगर आप 5 फुट 3 इंच के इंसान हो तो 2.5 फुट का 1 कदम जब आप कूद रहे हो तो आप 1 कदम 2.5 और अगला 1 2.5 का ले सकते हो। उसको प्रैक्टिस करके आपको 1 कदम में बदलना है, बस इतना है जो आप कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि सब कर देंगे, लेकिन अगर आप फिजिकली अच्छे से एक्टिव होते हो, डाइट अच्छी लेते हो, आपके मसल्स के अंदर पावर है। इस बात, ये दोनों अलग बातें हैं कि एक तो आप दिख रहे हो और एक आप पावरफुल हो। मैंने आपको बताया मैं 3rd क्लास से इस फिजिकल की तैयारी कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे फिजिकल देना है, लेकिन शायद भगवान को पता था मुझे फिजिकल देना है एक दिन, तो मेरी जर्नी उसी तरीके से चली। और जब मैंने फिजिकल दिया, बहुत आराम से, बहुत स्मूथ फिजिकल निकला मेरा और मेरी बहन दोनों का। उसके बाद फिर हमने पढ़ाई की और हमारा, तो आप दोनों बहनें दिल्ली पुलिस? हाँ, हम दोनों बहनें दिल्ली पुलिस में। हम दोनों बहनों ने सेम बैच फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस का अटेम्प्ट किया था और उसमें हम दोनों बहनों का सिलेक्शन हो गया था। वो 3rd ईयर में थी, मैं 1st ईयर में थी। मेरी तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हो पाई थी, फिर दोनों ने जाके ज्वाइन कर लिया था। 2014 के 1 नवंबर को हम दोनों बहनों ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली थी सेम। तो आपकी फैमिली में जैसे आपने बताया आपकी मदर, फादर एंड आपका भाई और आप 2 बहनें? 2 बहनें, फिर एक छोटा भाई और है हमारा। अच्छा, हाँ। तो वो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? बहन मेरी दिल्ली पुलिस में है और बड़ा वाला भाई मेरा, उसने बीटेक किया था इंजीनियरिंग, तो वो गुड़गांव में किसी प्राइवेट कंपनी है उसमें काम करता है गुड़गांव में। और छोटा वाला भाई मेरा, वो भी जिम करता है और वो भी फिटनेस ट्रेनर है। उसको भी फिजिकल का बहुत शौक है, तो वो भी उसी काम में लगा हुआ है। जैसे आप बता रही थी कि आपके फादर ने आपको जो है बहुत ज्यादा मोटिवेट करा, तो उस टाइम पे आपकी मम्मी, ऐसे कई बार होता है ना मम्मियाँ बोल देती है कहाँ लेके जा रहे हो आज सुबह सुबह बच्चियों को सोने, तो मेरी मम्मी तो बहुत बोलती थी कि क्या ही करेंगे ये, सोने दो इन्हें। एक्चुअली मेरे फादर का माइंडसेट बहुत अलग था उसी टाइम से, और उन्होंने ये जो स्ट्रिक्टनेस और जो जिसे हम एक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं आर्मी रूल, लट के आगे रखना, सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे भाई के साथ भी। भाई को इतना खींच के रखा, और जब उसके साथ, वो मेरा बड़ा वाला भाई मुझसे 4 साल बड़ा है, जब उसे इतना खींच दिया जाता था मम्मी के पहले प्यारे बेटे को, तो फिर बाकी बच्चों के लिए मम्मी बोली ही नहीं। और शायद कभी मम्मी ने बोला हो। हमारे मम्मी पापा का एक रूल था कि अगर उन्हें हमारे बारे में कुछ कहना भी है तो हमारे सामने नहीं कहते थे। अगर हमारे पापा हमें मार रहे हैं या कोई बात हो रही है जिसमें हम सबकी बढ़िया से लाइन लगी हुई है, एट दैट मोमेंट अगर मम्मी को चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो जगह छोड़ देती थी। बाद में वो पापा को क्या कहती थी क्या नहीं, वो हमें आज तक भी नहीं पता, और हमारे सामने कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शायद मम्मी ने रोका हो, पापा ना रुके हो। थैंक गॉड पापा नहीं रुके, और मम्मी ने नहीं रोका तो उसके लिए भी शुक्रिया था कि अच्छा है जो नहीं रोका। उस टाइम बहुत बुरा लगता था, इरिटेटेड लगते थे। मेरी मम्मी को लंबे बालों का बहुत शौक था। मेरी मम्मी के आज भी बहुत लंबे बाल हैं, बहुत अच्छे बाल हैं उनके। तो हमारे इतने लंबे लंबे बाल थे, छोटी छोटी सी हम लड़कियां, और हमारे बाल इतने लंबे लंबे थे क्योंकि मम्मी को शौक था, तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के बाल बहुत लंबे रखे हुए थे। स्कूल में सब पूछते थे तुम बालों में क्या लगाती हो, तुम्हारे बाल बड़े। PTM में हमारे बालों का जिक्र हुआ करता था, इतने अच्छे बाल थे।
बट स्पोर्ट्स की वजह से जब मैं 6th क्लास में आई और मैं नेशनल्स गई तो मैं छोटी सी थी, मेरे से मेरे बाल नहीं संभलते थे। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे पापा को दिखाई देने लगा कि बालों की वजह से ना ये खेल में थोड़ा गड़बड़ कर रही हैं। मुझे आज भी याद है, मैं पूना से खेल के वापस आई थी ट्रेन से। पापा मुझे लेके रेलवे स्टेशन से घर वापस गए, मेरे बाल बिल्कुल उलझे हुए और मैं रो रही थी कि मुझे बहुत दिक्कत हुई इन बालों के साथ। मैं बॉम्बे से आई थी एक्चुअली, मैं बॉम्बे से आई थी और वहाँ पर हम लोग एक दिन समुद्र में चले गए थे और फिर वो बाल मुझसे संभले नहीं, और वहाँ और भी सीनियर्स थे बट उनके भी कंट्रोल में नहीं आए थे। तो वापस आके जब मैं रोने लगी, मेरे फादर ने, नीचे से बाल उलझे हुए थे, मेरे फादर ने घर में, याद है मुझे, बीच में से पार्टीशन करके बस यहाँ तक बाल सुलझाए कि यहाँ तक बाल ठीक हो गए, नीचे वो गजगुज हो रखा है, और यहाँ से मेरे पापा ने कैंची मारी और मेरी मम्मी सामने खड़ी हुई है। तो मम्मी बताती है उस टाइम उन्हें बहुत रोना आया था और पापा और मम्मी का उस टॉपिक पे कोई झगड़ा वगड़ा भी हुआ था। उसके बाद फिर हमारे बाल छोटे। अभी जो अपनी मूवी आई थी दंगल मूवी, उसमें बाल वगैरह कटे थे, तो ठीक है वो लोग बहुत हाई लेवल पे थे तो उनकी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हुई, बट वो बिल्कुल रियलिस्टिक होता है। मैं एक्चुअली आपसे बोलने वाली थी कि आपने दंगल मूवी देखी थी। हाँ, सेम बिल्कुल। अब जब आई थी तब, क्योंकि उस टाइम मैं 6th में थी और मैं 6th में थी 2006 में, तो 2006 में जब वो बाल इस तरीके से करके काटे गए थे और अगले दिन मैं यहाँ पे 2 पोनी करके एकदम स्कूल गई थी, तो वो सब बहुत अलग था। और उस टाइम पे लगता भी था कि पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं। रोना आता था ऐसे कि इतने लंबे बाल थे, इतने अच्छे बाल थे, एकदम काट दिए पापा ने सीधे ही बिना पूछे। मेरी बहन को बहुत रोना आया था, मेरी बहन ने काफ़ी, उसे तकलीफ भी हुई थी, लेकिन मेरा थोड़ा सा वो रिबेलियस वाली प्रॉब्लम रही थी कि हाँ ये बोझा ही था, अच्छा हुआ कट गए। क्योंकि जब बाकी इतने फ्री रह सकते हैं बच्चे, छोटे छोटे से बाल, लड़के तो बिल्कुल ही फ्री रहते हैं, बाल ही नहीं है, बस हाथ मारा और चल दिए। हमें बालों के पीछे आधा 1 घंटा लगाना पड़ता था, तो मेरे दिमाग में तो वैसे भी बोझे ही थे, तो मेरे लिए तो ठीक था। बट हाँ, मेरी बहन बहुत परेशान हुई थी बाल कटने पे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती आई। मम्मी ने रोका होगा पापा को, बट हमारे सामने कभी कोई बात नहीं आई। मेरा एक और क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे आप बता रहे ना कि ये वाली जो बात है ये 2006 के आसपास की है ना, तो उस टाइम पे तो मतलब महिलाओं को ऐसे स्पोर्ट्स में इतना वो मतलब ऐसे तवज्जो भी नहीं दी जाती थी कि महिलाएं स्पोर्ट्स में आ रही हैं, और या फिर उनको इतना रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं था। तो उस टाइम पे आपके पापा ने कैसे डिसाइड करा ये कि नहीं ये मेरी बेटी स्पोर्ट्स में जाएगी? मेरे पापा ने कुछ डिसाइड नहीं किया। मेरे पापा का ये था कि अगर मेरे बच्चे किसी काम में अच्छे हैं, मेरे बच्चों में कोई क्षमता है, तो उस क्षमता को निखारना मेरा काम है। अब जैसे पापा को बचपन से ही पता चल गया, जेनेटिक्स की वजह से या किसी भी वजह से हम फिजिकली काफ़ी एक्टिव हैं दोनों बहनें, तो पापा ने फिर, हम जिम्नास्टिक कर रहे हैं क्योंकि वो घर के पास था, तो ठीक है करो, मेडल आ रहे हैं, अच्छी बात है, ले आओ। अब दिल्ली स्टेट का क्या होता है कि जब आप उस टाइम पे आप दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल लेकर आते हो, तो 2006 में, आई थिंक 2003 से मेरी बहन की आनी स्टार्ट हो गई थी, 2003 से ईयरली 4500 की स्कॉलरशिप आती थी। ठीक है, अब पता लगा कि भाई दिल्ली स्टेट में स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो स्कॉलरशिप आने लगी। पापा ने फिर हमें बता दिया कि भाई तुम्हारी स्कॉलरशिप भी आती है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास, अब तो खैर मिडिल क्या, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे हर चीज़ मायने रखती है। और सर्टिफिकेट्स की कीमत उस टाइम पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिमाग में थी कि अगर आप बहुत सारे अच्छे नेशनल सर्टिफिकेट्स इकट्ठे हैं तो आपको सरकारी नौकरी बड़ी आराम से मिलेगी। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा ने यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी सारे मेरे पापा के रिलेटिव्स भी थे जो गांव से आते थे, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते थे, तो पापा उन्हें अपने घर पे रखते थे। फिर उनका जो प्रोसीजर होता था सरकारी नौकरी का, और उसमें जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट की वैल्यू होती थी, अब तो बहुत कम हो गई। दिल्ली पुलिस तो स्पोर्ट्स की रिक्रूटमेंट ही नहीं लेती है। आपके पास कितना ही बड़ा सर्टिफिकेट हो, दिल्ली पुलिस आपको 1 नंबर नहीं देगी स्पोर्ट्स का। बाकी फोर्सेस में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है इस मामले में, दिल्ली पुलिस में नहीं है। तो मेरे पापा के दिमाग में था कि कल को कोई भी सरकारी नौकरी बच्चों को आराम से मिल जाएगी, और अब ये कर पा रहे हैं तो इन्हें करने दो। और आप स्पोर्ट्स देख लो या और भी कोई टैलेंट, अगर जैसे था, मेरे भाई को क्रिकेट पसंद आया, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप कह रहे हो स्पोर्ट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो
या तो बच्चे पढ़ते थे या बच्चे खेलते थे। ये नाचना, ये गाना, ये सिंगिंग, ये वीडियोस, ये तो प्रोफेशन में था ही नहीं। दो ही रास्ते थे बच्चों के पास, या तो खेलो या पढ़ो। पढ़ाई में हम सारे बहन भाई कभी 60% से नीचे नहीं गए, 85 से ऊपर नहीं गए। 60 to 85 जिसे हम सेकंड क्लास कह सकते हैं, फर्स्ट क्लास तो उसके ऊपर आते हैं। इसके बीच में हमारे सारे बहन भाइयों का एक एवरेज मार्किंग रहती थी। तो मेरे पापा ने ये भी कभी फोर्स नहीं किया कि तुम 90% वाली रेस में क्यों नहीं हो। नहीं, तुम इस बीच में अपना एवरेज चल रहे हो, उसके साथ तुम वहाँ इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो तो चलो। कई पेरेंट्स क्या करते थे, वहाँ से बच्चों को खींच के कि अरे चलो बोर्ड्स आ गए, अब ये सब बंद करो और ये करो। नहीं, वो नहीं करते थे मेरे पापा। अब जब पापा नहीं हैं और ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ और पापा की बातें याद आती हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली एक बात कहूँगी, मेरे पापा बहुत दूरदर्शी थे। हाँ, आज जो हो रहा है ये उन्होंने देख लिया था, क्योंकि उनकी जब बातें याद आती हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो ये सोच रहे थे कि यार पापा को पता नहीं क्या ही हो रहा है, पापा में पता नहीं क्या ही चुल है, नहीं, वो देख पा रहे थे जो हम देख भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे इतनी मेहनत कर दी कि उन्हें पता था कि एक दिन चीज़ें बदलेंगी और कंप्यूटर का युग आएगा। इस बात के लिए मेरे पापा 2006-07 में, क्योंकि मेरे पापा को जब पापा को किसको कंप्यूटर पता था, नहीं पता था। 2006-07 में मेरे पापा घर में कंप्यूटर ले आए, कंप्यूटर की किताबें ले आए और मेरे पापा ने खुद के लिए कंप्यूटर का कोर्स किया। 2006-07 में मेरे पापा ने इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे खुद, कि आने वाला भविष्य कंप्यूटर और इंग्लिश पे चलेगा। ये बात मेरे पापा 2006-07 में जान चुके थे। शायद तब तक ये चलेगा नहीं पता था किसी को, कोई सोच नहीं पा रहा था, लेकिन पापा के दिमाग में था। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई 2015 में और उसके बाद ही सारी चीज़ों ने बहुत तेज़ी पकड़ी। बट हाँ, मुझे आज भी याद है कि पापा ने जितनी तेज़ी से कंप्यूटर और इंग्लिश पे जोर देना शुरू कर दिया था हमारे ऊपर भी, कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख के आता हूँ, फिर वो हमें सिखाते थे, क्योंकि 4 लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अफोर्ड नहीं कर सकते। वो खुद वहाँ से सीखते थे और घर आके अपने सारे बच्चों को सिखाते थे। सेम उन्होंने कंप्यूटर के साथ किया। जब हमारी कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर नहीं था, उस टाइम पे एक लोअर मिडिल क्लास आदमी ने अपने घर में कंप्यूटर दे दिया था हम सबको। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की और उसी वजह से आज हम सब इस जगह पर पहुंच पाए हैं कि मतलब हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं सारे बहन भाई, हमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके साथ लाइफ में और भी अदर फील्ड्स में हम कुछ कर पा रहे हैं। इसके पीछे बस मेरे पापा का वो विजन है कि तुम एक ही दिशा में मत चलो, वक्त के साथ बदलाव करते चलो। तो आपने दिल्ली पुलिस कब ज्वाइन करा था? मैंने दिल्ली पुलिस 2014 की 1 सितंबर को। तो उस टाइम पे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? अब देखो मैं बताती हूँ, इसमें मेरी मम्मी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्यों? मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा विजनरी थे, वो बहुत दूर तक देख पाते थे। तो उनका ये कहना था कि एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बन जाना तुम्हारी क्षमताओं को मार देगा, इसमें ना तुम रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जितनी मेहनत मैंने तुम पर कर दी और जितनी फैसिलिटी तुम सबको मिली है, उस हिसाब से अगर तुम ये नौकरी ज्वाइन नहीं करते हो तो जब नौकरी नहीं होगी तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो वो चुल मची रहेगी, तो तुम बढ़िया करोगे। बट मम्मी ने बोला, और अपने भी दिमाग में था कि अरे पूरा कॉलेज जिस चीज़ के पीछे भाग रहा है वो अपने पास है, तो हमने ये ज्वाइन कर लिया था। बट ठीक है, वो भी एक अच्छा डिसीजन था। और उस टाइम बस पापा का मे बी वो खुश थे, उन्होंने हमें ये मोटिवेट करने के लिए किया हो कि सेटिस्फाइड मत हो जाना, ट्रेनिंग पे जा रहे हो मगर पढ़ते रहना, क्योंकि अभी तुम 21 साल के हो, पढ़ते रहोगे तो कुछ आगे बेहतर कर पाओगे। तो ये था पापा का रिएक्शन। बाद में तो सब सेटल डाउन हो गया था। बट नवंबर 2014 में मेरी ज्वाइनिंग हुई और उसके 3 महीने के अंदर जनवरी 2015 में मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए। और वो एक बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम था कि सच में जो एकदम
अनप्रेडिक्टेबल लाइफ चलती आ रही थी, लेकिन स्मूथ थी। अब लाइफ रुक गई थी बहुत बुरी तरीके से। मतलब हम ट्रेनिंग पे थे और उस टाइम पे ये हुआ था कि नहीं ठीक है, उस टाइम पे ये हुआ था कि मैं और मेरी बहन दोनों के दोनों ड्यूटी पे थे और हमारे घर से फ़ोन आया था कि मैंने फ़ोन किया था अपने भाई के पास कि पापा कहाँ है। उस टाइम बहुत अजीब सा लग रहा था और इस चीज़ को मेरी पूरी फैमिली भी जानती है। कॉल नहीं आया था हमारे पास कि पापा को कुछ हुआ है। मैं और मेरी बहन सोए हुए थे सुबह के 5 बजे और मैंने उठ के अपनी बहन को बोला था कि मोनिका पापा को कुछ हो गया। सर तू पागल है, अभी तो बात हुई थी पापा से, रात को 11 बजे बात करके हम सोए थे। मैंने कहा नहीं पापा को कुछ हुआ है। हमने घर पे कॉल किया तो घर से मेरी चाची की लड़की फ़ोन उठा के कहती है कि अरे, मैंने कहा पापा कहाँ है। कह रही वो मम्मी सीढ़ी से गिर गई है, पापा मम्मी को लेके हॉस्पिटल गए, तुम परेशान। मैंने कहा नहीं पापा कहाँ है। तो मेरे बड़े वाले भाई ने बोला अच्छा तुम एक काम करो, अपने सर से बात कराओ, क्योंकि हम ट्रेनिंग पे थे। तो हमने अपना वो फ़ोन अपने वहाँ पे जो सर होते हैं कोच, उन्हें उस्ताद कहा जाता है ट्रेनिंग पीरियड पे। हमने अपना फ़ोन उस्ताद को दिया। पता नहीं मेरे भाई ने उस्ताद को क्या बोला क्या नहीं। उस्ताद ने बोला कि ठीक है, मैं ऑटो किया उन्होंने और हम दोनों बहनों को बिठा के घर भेज दिया। घर के बाहर सफ़ेद टेंट लगा हुआ था। वो टेंट, मेरी बहन कह रही थी ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में किसी और को कुछ हो। मैंने कहा नहीं मोनिका पापा गए। कह रही तुझे कैसे पता। मैंने कहा मुझे पता है पापा गए। और हम 4 बहन भाई हैं, जैसा मैंने अभी बताया। मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी। मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी और ये मेरी पूरी फैमिली, क्या पूरा ख़ानदान जानता है कि मेरे पापा को नेताजी कहते थे। नेताजी और सोनी, बस हम 2 अलग अलग शरीरों में रहते थे, बाकी हम एक जान थे। और उस दिन ज़िंदगी रुक गई, बिल्कुल रुक गई। मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत ख़ास अटैच नहीं थी। बहन के साथ मेरा कंपटीशन वाली फीलिंग चलती थी। बड़े वाले भाई के साथ ठीक है, वो मतलब जिसे हम बॉन्ड कह सकते हैं। मेरा इस दुनिया में बॉन्ड सिर्फ पापा के साथ था और वो बॉन्ड गया था उस दिन। उसके बाद तो ज़िंदगी बहुत रुकी और उसके बाद ज़िंदगी को शुरू होने में 15 के बाद अब 25 आ गया है। चीज़ें बदली, शादी हुई, बच्चा हुआ, सब कुछ हुआ, बट वो चीज़ का जो एक है, मैंने कभी अपने पापा के बारे में बात नहीं की कभी भी किसी से भी। लेकिन हाँ, वो गए तो बहुत कुछ रुक गया था। अगर वो आज होते तो चीज़ें और भी खूबसूरत होती। प्राउड फील करते। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख पता है किस दिन आया था मेरा, जिस दिन मेरा नाम न्यूज़पेपर्स में था और उसे पढ़ने वाला नहीं था। पूरा हिंदुस्तान पढ़ा, सबने पढ़ा। मैं, अब पापा तो है नहीं, मेरा बड़ा वाला भाई है राघव, मैं ना उसको स्क्रीनशॉट ले लेके भेज रही थी कि भाई देख मैंने कर दिया, भाई देख मैंने कर दिया। क्योंकि मेरे पापा को मुझसे बहुत, हम 4 बहन भाई थे, बट नेक्स्ट लेवल उम्मीदें थी उन्हें मुझसे कि सोनी कुछ अच्छा करेगी ज़िंदगी में। और अब जब वो हुआ, मैंने बाकायदा एक न्यूज़पेपर वालों को बोला कि प्लीज़ मेरे पापा का नाम मेंशन करो। इस पूरी जो भी कहानी आपको लिखनी है आप अपने अकॉर्डिंग लिखो। मैं किसी से ये नहीं कहती कि ये कहानी ऐसे लिखो मेरी है, नहीं। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो, आप लोग प्रोफेशनल हो, बट प्लीज़ मेरे पापा का नाम मेंशन करना एक उस पर कि 1000 न्यूज़पेपरों में निकल गया। मेरे लिए सिर्फ वो न्यूज़पेपर मायने रखता है जिसमें नीचे उनका नाम है। तो आप बता दीजिए आपके फादर का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम शेषमणि यादव था और वो आजमगढ़ के एक बहुत ही गरीब गांव से थे, दिवारा। आज भी अगर आप एक एवरेज गांव के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही गरीब गांव है।
और मेरे पापा के सपने बहुत बड़े थे और उन्होंने वो सपने सबसे ज़्यादा मेरे लिए बुने थे। और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं उनके लिए कर पाई, इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन 10 साल बाद हुआ इस बात से मेरे को अंदर ही अंदर कि बस वो देख पाते, वो महसूस कर पाते। उसके बाद अभी मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मुझे बुलाया गया, तो आपको याद होगा केबीसी सोनी पे आता है। तो जब मेरे पापा जिंदा थे तो जब केबीसी आया करता था, मेरे पापा हमेशा केबीसी में फ़ोन वाली लाइन पे ट्राई करते रहते थे। और उस टाइम पे तो वो कॉल और मैसेज का पैसा भी लगता था, 2-2 रुपये मैसेज के लगते थे। और अगर आप बहुत पहले जाओगे तो 2 रुपये मतलब बड़ी बात, 2 रुपये मतलब। मेरे पापा हमेशा करते और कहते थे सोनी मैं ट्राई कर रहा हूँ, और जब टीवी पे जाने की बारी आएगी ना तू जाएगी, मैं तुझे सोनी टीवी पे देखना चाहता हूँ, क्योंकि केबीसी सोनी टीवी पे आता है। तो मैं केबीसी में तो नहीं जा पाई, मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गई जो सोनी टीवी पे आता है। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे सोनी तेरा ही टीवी है, सोनी टीवी, और तुझे एक दिन इस टीवी पे जाना है। तो जिस दिन मैं सोनी टीवी पे थी उस दिन भी चीज़ें बहुत भारी महसूस हो रही थी कि देख सोनी टीवी तक आ गई, पापा क्यों चले गए, थोड़ा सा रुकना था बस, और आप ये सब देख लेते हैं। और अभी भी मेरा ये जितनी चीज़ें हुई हैं इनसे मुझे एक चीज़ समझ आई है कि जो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या है, उन्हें पता था। हम 4 बहन भाई थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मुझ में ही क्यों देखा, शायद था बाई बर्थ या पैदा होने के बाद, या जो मैंने बताया आपको मेरे अंदर चुल थी हर चीज़ को जानने की, हर चीज़ को सवाल करने की। उस चुल को वो समझ चुके थे कि मानेगी नहीं, बदलाव लाएगी, वो उस चीज़ को समझते थे। और अभी तो ये सब होने के बाद मन ने डिसाइड किया है कि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है, सोच लिया है। रोना आ गया इस वाली स्टोरी सुन के। सच में पापा एक्चुअली पता है क्या होता है, आपका ना अपने फादर के साथ, फैमिली के साथ ना एक अलग ही रिश्ता होता है जो आप डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब वो ना सिर्फ फील किया जा सकता है। मैं मतलब वो वाली बात मैं ऑन कैमरा बताना नहीं चाहती। मैं फर्स्ट भाई हो गया, सेकंड बहन हो गई, 90s में तीसरी वो भी बेटी, कोई नहीं चाहता था। और 94 में अल्ट्रासाउंड में बताया जाता था लड़का है या लड़की है, एंड माई मदर वॉन्ट्स टू अबॉर्ट मी। और उन्होंने अपनी हर कोशिश की थी, हर कोशिश। डायरेक्ट गई, डॉक्टर ने करने से मना कर दिया, फिर वो आई, फिर मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, घर में जितनी दवाइयाँ थी सारी दवाइयाँ उठा के खा ली थी कि ये बच्चा गिर जाए। मैं नहीं गिरी, मैं बच गई। वो कहते नहीं है कि आपकी अगर डेस्टिनी में है तो आप आओगी ही। आओगी। उसके बाद मैं दिसंबर में पैदा हुई, आज मेरा बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं इतनी, और अब तो ठंड नहीं पड़ती है। अगर आप 90s की ठंड में जाओ तो इस टाइम पे क्या ठंड होती थी। हाँ। दिसंबर की सर्दी में मेरे पैदा होने के बाद मेरी मम्मी मुझे साइड में लिटा के छोड़ देती थी बिना कंबल वगैरह के, कि शायद मर जाएगी। ये खुद मम्मी की बताई हुई बात है, क्योंकि मेरी मम्मी को मैं नहीं चाहिए थी। और मैं बीमार हो गई, मुझे नमूनिया हो गया, और तब ये हुआ कि अब ये बच्चा मर जाएगा। बट मेरे पापा को मुझसे बहुत प्यार था, तब मेरे पापा ने मुझे जिंदा बचाया था। और जब आप एक बचपन से ये कहानियाँ सुन के बड़े हुए हो कि पैदा इन्होंने किया था बट ये करना नहीं चाहती थी, तो मेरे तो दिमाग में बचपन भर ये रहा कि ये मेरी माँ ही नहीं है, मेरी माँ भी यही है, मेरा बाप भी यही है। और जब उन्हें खोया तो सब कुछ खोया था। और अटैचमेंट भी ज्यादा हो गया, बहुत हो गए, क्योंकि फिर मेरा वो अलग ही हो गया ना कि ये तो मोनी की मम्मी है, ये मोनी को प्यार करती हैं। एक्चुअली लोग बोलते हैं कि बहनों में ना प्यार होता है, बट वो कहीं ना कहीं एक वो नहीं होता, कंपटीशन होता है। लड़कियों में कोई कह दे हम 2 बहनें बहुत प्यार से, कंपटीशन होता है। क्योंकि मैं, आप मानना या मत मानना, अगर सिंगल चाइल्ड है तो अलग बात है, अदरवाइज एक फेवरेट चाइल्ड होता है, हर माँ बाप का होता है। कोई इक्वालिटी करके नहीं पाल पाता है, हल्की सी आंख छोटी बड़ी हो ही जाती है, माँ बाप की हो जाती है, वहीं कंपटीशन आ जाता है। जिसकी तरफ से छोटी हुई है ना, वो अजीब से कंपटीशन में, अजीब सी लड़ाई में पलता है फिर वो बच्चा। और मैं वही थी, क्योंकि पापा तो बाहर रहते थे, घर में मम्मी थी,
तो वो अजीब सा कंपटीशन, अजीब सी लड़ाई में मैं पली। अच्छा, ये तो जैसे आपकी फैमिली वाली बातें रही। आपने मुझे बताया कि आपने जो है 2014 में जो है दिल्ली पुलिस ज्वाइन करा था, और ये निर्भया वाला जो कांड हुआ था ये 2012 की बात है और दिसंबर की ही बात है। अभी हम हाँ जी, दिसंबर में ही बैठ हाँ रखे जी, हैं और ये दिसंबर की बात है, आई हाँ गेस जी, 16 दिसंबर की हाँ बात है। जी, तो उस टाइम पे, क्योंकि मुझे याद है मैं शायद 7th या 8th क्लास में रही, तो मुझे कोई बहुत अच्छी मेमोरी याद नहीं उस टाइम की। वो तो अब जब मैं देखती हूँ ना दोबारा से रिवाइज होके वो केस वगैरह की कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ उस टाइम पे दिल्ली का क्या माहौल रहा होगा। तो क्योंकि आप उस टाइम पे दिल्ली में थी, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो क्या था वो, आप मुझे बताएंगे उस टाइम पे कैसा था माहौल? अ, अब जिस तरीके का माहौल अभी फ़िलहाल है कि हम नाइट आउट्स कर रहे हैं लड़कियां, ये वो, सच तो ये इस तरीके का माहौल कभी से था ही नहीं। अगर हम अपनी चीज़ें याद करके मैं आपको बताऊं, तो रात, मतलब हमारी रात हो जाती है 7 बजे, और आज भी कई जगहों पे लड़कियों की रात 7 बजे हो जाती है। ट्यूशन है नहीं है कोई बात नहीं, रात 7 बजे हो जाती है। तो उस टाइम पे हम लोगों का तो यही था, बट ये जो निर्भया कांड हुआ था उस टाइम पे उस लड़की की जो भी स्टोरीज, क्योंकि कई तरीके की स्टोरीज निकल के आई, कुछ ये था मंगेतर था, कुछ ये था, मतलब जो भी था उनका। तो उस टाइम पे जब ये बात हो गई और ये मिस हैपनिंग उस लड़की के साथ हो गई, तो उसकी इतनी ज़्यादा हाइप हुई, और कहीं ना कहीं निग्लिजेंसी ऑफ पुलिस निकल के आई, स्टाफ की शॉर्टेज निकल के आई। तो उस टाइम पे जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने ये बोला कि अब हम फीमेल स्टाफ को बहुत ज़्यादा रिक्रूट करेंगे। और 2012 का ये निर्भया वाला हादसा था, और उसके बाद 12 के दिसंबर के आसपास का ये था जैसा आप बता रहे हैं। तो जनवरी फरवरी तक रिक्रूटमेंट आ गया था, और बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट आया था। 1400 एक बार में 1400 का रिक्रूटमेंट आया था कि एक बार में 1400 लड़कियों के रिक्रूट किया जाएगा। तो उसमें फिर हमने इसे फॉर्म वगैरह फिल किए थे। और लड़कियों को लेके माहौल तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कहता है, ना सेफ था, ना है, ना होगा। लड़कियों को बदलना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं तो 1-on-1 के लिए एक लड़की को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। मैं आज, मैंने बताया मैं पैदा भी दिल्ली में हुई हूँ, मैं पली बड़ी भी हूँ और आज हूँ, और अब मेरा एक बेटा है, और अब एक बच्चा और आने वाला है। हो सकता है वो लड़की हो सकता है वो लड़का हो। अगर वो लड़की हुई तो मेरी बेटी, अगर एक आदमी है, फिर वो 6 फुट का है, वो 5 फुट का है, वो 5.5 फुट का है, क्योंकि एवरेज इंडियन मैन 6 फीट है। 7 फुट का यहाँ कोई दानव, और जो 7 फुट का दानव होगा वो अलग से चमकेगा, वो फिर इस गंदी हरकतों में नहीं मिलेगा। तो मेरी अगर लड़की होती है, या मेरी भतीजियाँ हैं, या मेरी कोई दोस्त है, तो मैं उन्हें एक ही बात समझाती हूँ, 1-on-1 में भारी पड़ो। 5 आदमी है, 6 आदमी है, गलत काम हो गया, ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वहाँ चीज़ें नहीं हो सकती, बट 1-on-1 में कभी नहीं हारना है। पर उसके लिए आपको इतना तैयार भी तो होना पड़ेगा। कहाँ से तैयार होना पड़ेगा? दिमाग से, दिमाग से, फिजिकली, मतलब फिजिकली तैयार होना पड़ेगा। मान गए ना, अब मेरी बेटी जनवरी में पैदा हो जाती है, ठीक है, वो 26, मतलब 2026 की जनवरी में पैदा होती है, तो शायद 30 की जनवरी में वो 4 साल की होगी अगर बेटी होती है तो। ठीक है, 4-5 साल बाद अपना वर्कआउट शुरू करो। पढ़ रहे हो पढ़ो, वर्कआउट करो। सिर्फ फेरी टेल्स वाली लड़कियों के साथ दुनिया नहीं चलती है। अब मैं अपनी बेटी को क्यों क्या बोलते हैं उसे, एल्सा प्रिंसेस बनाऊंगी? मैं तो नहीं बनाऊंगी। अरे इतनी बड़ी बड़ी रानी महारानियाँ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, और हम एक दो का ही नाम जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावती, ये सब इन्हीं सबको जानते हैं ना। रूटीन में देख लो ना आप, रूटीन में देखो, तुम्हें ऐसी ऐसी लड़कियां मिलेंगी। अभी अपनी एक पूजा तोमर है, MMA फाइटर, आसमान से थोड़े उतरी है, इसी धरती पे जन्मी है, उसी प्रोसेस से जन्मी है, और बिल्कुल गांव से निकल के आई हुई लड़की है। अपनी फोगाट सिस्टर्स, बस क्या था, फैमिली का माइंडसेट अलग था। उन्हें एल्सा प्रिंसेस नहीं बनाया गया, उन्हें बारबी प्रिंसेस नहीं बनाया गया। तो आज कर ले उनसे कोई आदमी 1-on-1, और मुझे नहीं लगता कि किसी की खूबसूरती कम हो जाती है स्पोर्ट्स से। खूबसूरती, और खूबसूरती के मायने अलग है आज के टाइम पे। आपका कमसन कली दिखना, आपका पतला दिखना, ठीक है, आपका चमकदार दिखना,
आप ब्यूटी इंडस्ट्री देखो कितनी ऊपर जा रही है, क्योंकि लड़कियों का माइंडसेट है ऐसा। मैं आपको अभी बताऊं कि मैं अभी एक न्यूज़ 18 के फंक्शन में गई थी, वहाँ पे मुझे अवार्ड वगैरह मिला था। तो वहाँ जाने के बाद मैंने आदमी देखे, हर आदमी कोट पैंट पहन रखा है। जिसके सिर पे बाल है उसने बाल इधर मार लिए, जिस पे नहीं है उसने अपने खाली जो भी गंजा था उस पर तेल लगा के उसे चमका लिया, दैट्स इट। और उन्हें तैयार होने में मैक्सिमम जो टाइम लगना है 15 मिनट। लड़कियों को कितना सारा टाइम उनके सिर्फ तैयार होने में जाता है, वो भी क्यों? कि वो अच्छी दिख सके। आप सोचो, और ये माइंडसेट किसने डाला? मम्मी ने, फैमिली ने। मेरी 4 साल की बेटी को ये बताना कि चलो बाहर चल रहे हैं, फ्रॉक पहन लो, मैचिंग का सैंडल पहन लो, ऊपर हेयर बैंड लगा लो, ये कौन बताएगा उसे? मैं ही तो बताऊंगी। और मैंने उसे बताया, नहीं यार डाल ले कोई पजामा वजामा और ऊपर पहन स्वेटर, पहन चप्पल और चल भाग, चल मेरे साथ। कैजुअल रखो अपनी बच्चियों को, सुंदरता उनके दिमाग में डालो और खूबसूरती के अलग मायने बनाओ लड़कियों के लिए। और आपने अभी खुद अपने मुंह से कहा कि उसके लिए तो लड़कियों को तैयार होना पड़ेगा। जब एक नशेड़ी नशा करके तैयार हो रहा है, एक नशेड़ी अपनी नसों में जहर डाल रहा है, जिसे डालने के बाद उसे पता नहीं होगा वो किस घिनौनेपन तक जा सकता है, तो आप अपनी बेटी को तैयार नहीं कर पा रहे हो। गलती किसकी है? नशेड़ी तो देखो तैयार हो रहा है। अब 14, 15, 11, 12 साल के बच्चे मैं आपको दिखा दूंगी दिल्ली की सड़कों पे जो नशा लेना शुरू कर देते हैं कूल बनने के लिए। कूल बनते 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 एक्सट्रीम। आपको क्या लगता है कि अभी जिस माइंडसेट में आप और मैं बैठे हैं, या हमारे और यहाँ पे मेल हमारे साथ हैं, इस माइंडसेट में किसी के साथ उतनी बर्बरता की जा सकती है? नहीं। अभी मेरी उंगली भी कट जाए और यहाँ से 4 बूंद खून निकलने लगे तो उन्हें भी घबराहट होने लगेगी, लाल रंग का खून देख के हो जाएगी। उतनी बर्बरता के लिए दिमाग में किस हद तक नशा और वहशीपन होना जरूरी है, पता है आपको? और रातों रात नहीं आता है नशा और वहशीपन, समय के साथ बनता है। तो रातों रात नहीं बन जाएगी मेरी बेटी MMA फाइटर या मेरी बहन MMA फाइटर, उसका भी प्रोसेस चलाना पड़ेगा। और मेरी अपनी पर्सनली हर लड़की से, चाहे वो बड़ी हो चुकी है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो मम्मी बन रही है, बेटी की माँ बन रही है, कुछ भी आपकी एज है, 1-on-1 के लिए खुद को तैयार रखो। और वो 1-on-1 जरूरी नहीं है कि रेपिस्ट ही आएगा, जरूरी नहीं है कि आप कभी रेप विक्टिम बनोगे तो 1-on-1 काम आएगा। नहीं, आप रूटीन में आपको 1-on-1 काम आने वाला है। हमारी डोमेस्टिक वायलेंस देख लो, मानते हो? हम पढ़ लिए, कितने केस है, आधे तो रजिस्टर भी नहीं हो पाते। आधे नहीं, कोई भी रजिस्टर नहीं होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के जितने केस हैं, आधे जो हैं वो नकली केस हैं, जो सही रजिस्टर हैं वो आधे हैं, और जो असली जिसे भयानक डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने ऐसे बैठ के देखा है। भयानक डोमेस्टिक वायलेंस जो औरतें झेल रही हैं, बाल पकड़ के घसीट घसीट के मारी जा रही हैं, साड़ी खुल जा रही है, पेटीकोट और ब्लाउज में घसीटी जा रही हैं, और फिर अपनी साड़ी लेके घर में भाग के घुस जा रही हैं, और वो नहीं जा रही हैं पुलिस के पास। ये मैंने देखा है और मैं देख रही हूँ। हम बोलते हैं अरे भाभी ये क्यों नहीं करती, आप ये नहीं क्यों नहीं करते, आंटी आप करो। चुप, अपने घर में चली जाती है। 2-3 दिन बाद जब वो थोड़ी हील होती है मेंटली इमोशनली, तब वो घर से बाहर निकलती है। और जिसने वो हरकत की है वो दिन में 2 बार पौवा मारता हुआ बाहर भटक रहा है। और बेइज्जती किसकी हुई है? उसकी, क्योंकि साड़ी उसकी खोली थी। एक्चुअली मुझे, आपको नहीं लग रहा, मतलब मुझे भी ऐसे ही लगता है हमेशा से कि ये समाज की कंडीशनिंग ऐसी कर गई है कि लड़कियां हैं उनको सहना सिखाएंगे समाज हम कौन है? कौन है समाज? हमारे पेरेंट्स ही एक्चुअली। नहीं, पेरेंट्स का गया। आज आप समाज हो मेरा और मैं समाज हूं। समाज कौन है? समाज हम है। समाज हम है। और आने वाला समाज कौन है? आने वाला समाज मेरे बच्चे हैं। मेरे बेटे की कंडीशनिंग कैसी होगी वो मेरे हाथ में है। मेरी बेटी की कंडीशनिंग कैसी होगी मेरे हाथ में है। और अगर मैंने एक अच्छा बेटा पाला, एक समझदार मर्द मैंने बनाया,
उसकी माँ खुश रहेगी, उसकी बहन खुश रहेगी, उसके स्कूल में उसके साथ जो भी लड़कियां होंगी वो खुश रहने वाली है, उसकी कलीग्स खुश रहने वाली है, उसकी बेटी खुश रहने वाली है, उसकी बीवी खुश रहने वाली है। इट मीन्स 6 लोगों की जिंदगी एक औरत अपना बेटा सही पाल के बना सकती है। तो समाज कौन हुआ? मैं हुई समाज। समाज को बना कौन रहा है? हाँ ठीक है, आपको ये वाला फिर डिबेट निकल के आती है, हमारे अच्छे होने से क्या होता है, दुनिया तो ऐसी ही है। तो उसके लिए जैसे को तैसा। अपने बच्चे को सिर्फ राजा हरिश्चंद्र या रामचंद्र मत बना दो, अपने बच्चे को एज अ कृष्ण तैयार करो, अपने बच्चे को एज अ कृष्ण माइंडसेट तैयार करो ना। ठीक है, तूने गलती कर दी, छोड़ दिया, 100 गलतियां शिशुपाल की माफ करने के बाद गर्दन भी कृष्ण ने ही काटी थी। अपने बच्चों को उस माइंडसेट से पालो कि बेटा अगर आगे से कोई गलती कर दे तो चलो ठीक है, इट्स ओके, जाने दो, चलो इट्स ओके, जाने दो। लेकिन जब बेटा इट्स हाई टाइम, तो बेटा फिर इट्स ओके मत जाने दो, फिर उसे बताओ आप कौन हो। कृष्ण ने बताया था ना समय आने पे मैं कौन हूं। क्योंकि अगर ये माइंडसेट हम नहीं रखेंगे फिर क्या होगा? जो हो रहा है वही होगा। समाज बदलने के लिए देखो यार, कोई कृष्ण सच में आने वाले हैं, जैसे कहते कल के अवतार है, वो बहुत दूर है यार। वो अभी और मैं तो तब तक नहीं जी रही हूँ, मेरे 30 हो गए हैं, बचे हुए 30-40 बचे हैं। तो इसके लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है मुझे, जैसे मेरे पापा ने की थी। अभी बस दिमाग में मेरे एक चीज़ है कि अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करो कि वो समाज का एक अच्छे नागरिक बन के जी पाए। अच्छे नागरिक और बेचारे नागरिक में फ़र्क है। मैं और मेरे बहन भाई समाज के बहुत अच्छे नागरिक हैं। आप हमसे मिलेंगे, हम चारों बहन भाइयों की पर्सनालिटी के बारे में आपको बताती हूँ। आप हमसे मिलेंगे, आपको हम बहुत फ्रेंडली, बहुत जेंटल और बहुत अच्छे बच्चे लगेंगे। आपको लगेगा बहुत अच्छा परिवार है, हंसने वाला, खाने का शौकीन। लेकिन जहाँ आप हमें दूसरी फील्ड में मिलेंगे, जहाँ आप अपने व्यक्तित्व से गिर चुके होंगे, तब आपको ये लगेगा कि इतने भयानक और राक्षस जैसे लोग भी हो सकते हैं सच में। और ये एक नहीं, हम चारों बहन भाइयों के अंदर है। और ये बात हमें हमारे आसपास वाले कहते हैं कि जब तक तुम अच्छे हो तुम लोग बहुत अच्छे हो, जब तुम बुरे हो तो तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो। लेकिन हम कभी आगे से बुरे नहीं होते, और यही बात मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी। और कोई एक गाल पे मार जाए तो दूसरा वो बिल्कुल नहीं कराने वाली मैं अपने बच्चों से। तो वो चीज़ हमें बचपन से तैयार करनी पड़ेगी। निर्भया टाइम पर ठीक है वो 4-5 लोग थे, वो बात मैं इस बात को उस बात से बिल्कुल मैंने कनेक्ट नहीं किया है। बट लड़कियों को 1-on-1 के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ के तौर पे और फिजिकली हम थोड़े सुपीरियर नहीं है लड़कों से, मर्द हमसे ज़्यादा होते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करती हूँ कि जब हादसा होता है तब तन की नहीं मन की शक्ति काम आती है। और मन की शक्ति के लिए आपका औरत या आदमी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका दिमाग अपनी खुद की चुनौतियों के लिए तैयार है एक औरत के नाते, तो जब वो चुनौती आएगी आप होपलेस नहीं होगे, क्योंकि आपने खुद को उस वक्त के लिए तैयार कर रखा। और वो वक्त कभी भी आ सकता है। शायद ये सुनने में अजीब लगे, ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, भाई मार देते हैं, प्रॉपर्टी के लिए भाई हाथ छोड़ देते हैं, गंदे से गंदा बर्ताव कर देते हैं ना। तो वो 1-on-1 सिर्फ रेपिस्ट के साथ नहीं होने वाला है, 1-on-1 किसी के साथ भी हो सकता है। तो लड़कियों को तैयार रहना चाहिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। स्पीकर पे है तू, और पॉडकास्ट पे तेरी आवाज़ भी जा रही है। और अच्छा। हाँ, तो तू एक मैसेज जो मेरे को, हाँ, आपके लिए या लोगों के लिए, विमेंस के लिए खास जो कोई एक मैसेज जो तू आज की औरतों के लिए देना चाहती हो। अच्छा, अपने लिए सोचो, ठीक है, फैमिली के लिए भी सोचो, बट कुछ टाइम अपने लिए जरूर निकालो, क्योंकि बाद में जाके हमें बहुत पछतावा होता है। ठीक है, अगर हम अपने लिए टाइम आज निकालते हैं तो हम अपने बच्चों का भी कल बेहतर कर पाएंगे। अगर हमने आज अपने लिए टाइम निकाला तो अगर हम खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो अपनी फैमिली के लिए कैसे सोच सकते हैं ना।